नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जनरल साइंस से महत्वपूर्ण 40 प्रश्न देखने वाले हैं। जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि रेलवे में जनरल साइंस से प्रश्नों की संख्या अधिक होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है, कोशिका का केंद्र किसे कहा जाता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी कॉय। तो कोशिका का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में किया था। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। राइबोसोम, तो राइबोसोम का खोज सन 1955 ईस्वी में जॉर्ज एमिल प्लाडे ने किया था। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। गोल्जी कॉय, तो गोल्जी कॉय के खोज कैमिलो गोल्जी ने सन 1898 ईस्वी में किया था। और गोल्जी कॉय है जो ये लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि कोशिका का केंद्र किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधों में भोजन का संश्लेषण कहाँ होता है। पौधों में भोजन का संश्लेषण कहाँ होता है। जड़ों में, तनों में, पत्तियों में, फूलों में। तो पौधों में भोजन का संश्लेषण जो होता है पत्तियों में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनी, कोरोनरी धमनी, कैरोटिड धमनी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है वो महाधमनी है। महाधमनी हृदय से निकलने वाली सबसे बड़ी धमनी है, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है। हृदय, फेफड़ा, यकृत, गुर्दा। तो मनुष्य में श्वसन अंग जो है फेफड़ा है। फेफड़े श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है, जहाँ ऑक्सीजन को रक्त में अवशोषित किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। हृदय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसका वजन लगभग 300 से 450 ग्राम के बीच होता है। और ये एक्सरसाइज के दौरान हृदय जो है 1 मिनट में 4 गुना तक अधिक पंप कर सकता है, रक्त पंप कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, धूल के कण। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु का प्रदूषक नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायु का प्रदूषक नहीं है। बाकी आप कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और धूल के कण, ये सब कार्बन वायु के प्रदूषक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत हमें किससे बचाती है। दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरण, पाराबैंगनी किरण, रेडियो तरंग। तो ओजोन किरण हमें जो है पाराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पाराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन है। बाकी आप जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प देख रहे हैं, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। 1972 में, 1986, 1992, 2002। तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता का अर्थ है। जैव विविधता का अर्थ क्या है। विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति, एक ही प्रजाति के जीवों की उपस्थिति, केवल पौधों की विविधता, केवल जानवरों की विविधता। तो जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति। जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवों की विविधता को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नहीं है पूछ रहा है। सौर ऊर्जा, ये भी नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा, ये भी नवीकरणीय संसाधन है। जल विद्युत, ये भी नवीकरणीय संसाधन है।
पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जो है ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ये एक जीवाश्म ईंधन है और यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? सदिश राशि पूछ रहा है। चाल, दूरी, वेग, समय। तो आपका आंसर हो जाएगा वेग। वेग जो है सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। बाकी अब जो चाल, दूरी और समय देख रहे हैं ये सब अदिश राशि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होगा? पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर, चंद्रमा पर। भार सभी जगह समान रहेगा। तो एक वस्तु का भार सबसे अधिक पृथ्वी के ध्रुव पर होगा क्योंकि पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, इसीलिए यहाँ किसी भी वस्तु का भार सबसे अधिक होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग कितना होता है पूछ रहा है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻1 मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है, मतलब निर्वात में ध्वनि यात्रा कर ही नहीं सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो आपका आंसर हो जाएगा गैस। गैस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यह रक्त का लगभग 55% हिस्सा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? आपका ऑप्शन है जल, वायु, चीनी, सोना। इसमें से पूछ रहा है कौन सा एक तत्व है। तो जल, वायु, चीनी ये सब तत्व नहीं है, ये सब यौगिक हैं। सोना जो है, सोना एक तत्व है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, केवल प्रोटॉन। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते रहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है क्योंकि नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट गैस है? तो हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है जिसे नोबेल गैस भी कहा जाता है, जो आवर्त सारणी के समूह 18 में स्थित है। उत्कृष्ट गैसें अक्रियाशील होती है और सामान्यतः यह अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। हाइड्रोजन के बारे में पता है आपको, ये सबसे हल्का गैस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जल, कैलोरी, वाट, न्यूटन। तो ये जल, कैलोरी और वाट जो है ये तीनों ऊर्जा के मात्रक हैं। न्यूटन जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है, यह बल का मात्रक है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा, शक्ति, बल, दाब। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो वाट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है कि क्या होगी? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा
निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू बेग स्क्वायर होता है। तो इस पर रख कर अगर आप लोग निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 125 जूल। आपका आंसर हो जाएगा 125 जूल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लोलक 10 सेकंड में 20 दोलन करता है, लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल बराबर होता है कुल समय बटा दोलनों की संख्या। तो कुल समय कितना है? 10 सेकंड है और दोलनों की संख्या 20 है। इसको काट देंगे तो 0.5 सेकंड आ जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है पूछ रहा है। बैगनी, नीला, हरा, लाल। तो लाल आपका आंसर हो जाएगा। लाल दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है? आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, ये सभी ध्वनि तरंगों की विशेषता है। रंग जो है ये ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, यह प्रकाश तरंग की विशेषता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक का गुण नहीं है? चुंबक का गुण नहीं है पूछ रहा है। यह लोहे को आकर्षित करता है, ये चुंबक का गुण है। इसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, ये भी चुंबक का गुण है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये भी चुंबक का गुण है। यह तांबे को आकर्षित करता है, यह चुंबक का गुण नहीं है। चुंबक लोहे, निकल, कोबाल्ट जैसी कुछ धातुओं को आकर्षित करता है, यह तांबे को आकर्षित नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, रबर। तो चांदी, तांबा, एल्युमिनियम ये सभी विद्युत के सुचालक हैं। इसमें यहाँ पूछ रहा है कि विद्युत का कुचालक कौन है? तो रबर हो जाएगा आपका आंसर। रबर विद्युत का कुचालक है। बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन। अक्रिय गैस पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन एक अक्रिय गैस है जो आवर्त सारणी के समूह 18 में स्थित है। ये भी नोबेल गैस के अंतर्गत ही आता है और ये भी अन्य किसी भी तत्व के साथ क्रिया नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है? लोहा, तांबा, पीतल, सोना। मिश्र धातु पूछ रहा है तो मिश्र धातु पीतल है। पीतल जो है तांबा और जास्ता का एक मिश्र धातु है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है पूछ रहा है। पानी का उबलना, बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना, कागज का फटना। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण लोहे में जंग लगना है, क्योंकि इसमें लोहे का ऑक्सीकरण होता है और एक नया पदार्थ आयरन ऑक्साइड बनता है। आप सभी को पता ही है कि रासायनिक प्रक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है। बाकी जो पानी का उबलना, बर्फ का पिघलना, कागज का फटना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। पानी का जमना, ये भौतिक परिवर्तन है। और भोजन का पचना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका आंसर हो जाएगा पानी का जमना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल के पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? निचली परत मतलब कौन सी है पूछ रहा है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, जहां मौसम संबंधी घटनाएं होती रहती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और यह सबसे गहरा महासागर भी है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर है, जिसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है, और यह सबसे मजबूत हड्डी भी होती है। ह्यूमरस जो है ये ऊपरी साइड की सबसे लंबी हड्डी है। टीबिया को पिंडली की हड्डी भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तचाप पूछ रहा है कि किस यंत्र से मापा जाता है, तो स्फीमैग्नोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन पूछ रहा है, तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, जो जड़ों से पानी और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। आज का अंतिम सवाल देखते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? भोजन का परिवहन पूछ रहा है, तो भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, जो पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो आज हम लोग यहीं क्लास को समाप्त करते हैं, और फिर एक नए वीडियो के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।